नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज अटल जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 370 से लेकर राम मंदिर बनवाने का सपना भारत के लिए देखा था, वो अब पूरा होने जा रहा है। साल 2014 के बाद से बहुमत में आई भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अटल जी के सपने को लेकर आगे बढ़ रही है। अब 2023 तक धारा 370 के साथ साथ राम मंदिर बनाने का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा कर दिखाया है। 2 सीटों से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की आज 12 राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी लोकसभा की 543 सीटों को 3 फेज में बांटकर स्ट्रैटेजी वाइज लोकार्पण करेगी। बीजेपी ने अपनी हाल ही में पदाधिकारियों की बैठक में 50% वोट शेयर का टारगेट सेट किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति का खाका भी तैयार किया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार, यानी कि 400 प्लस का टारगेट है। 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर के 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन का दिन है। कहा जा रहा है कि 2024 में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुनाएगी और घर घर तक पहुंचाएगी। तो वहीं विपक्ष भी लगातार बैठकों के जरिए मंथन कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बड़ा बयान दिया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे बेहतर विकल्प प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इसी के साथ नीतीश कुमार ने भी अब इस के अंदर भी नाराजगी देखी जा रही है। वो नाराज हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन नीतीश बाबू इन खबरों का खंडन करते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या बीजेपी इस बार 400 प्लस सीटें जीतने में कामयाब हो पाएगी? अब की बार 400 पार का ये जो नारा है, क्या कांग्रेस पार्टी को 50 सीटों पर सिमटने पर मजबूर कर देगा? तमाम हमारे जो सवाल हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही राम मंदिर, जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी ने देखा था, अब वो पूरा हो रहा है। अब से काउंटडाउन जो है राम मंदिर के उद्घाटन का 22 तारीख का, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है। क्या हिंदू वोट जो है वो राम मंदिर के सहारे एक तरफा 2024 में जाएगी? क्या राम मंदिर एक ऐसा तुरुप का इक्का होगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है? इस पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। आज अटल जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने भारत के लिए स्वर्णिम दिनों का सपना देखा था। अटल जी 370 से लेकर राम मंदिर बनवाने का सपना भारत के लिए देखते रहे, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद बहुमत नहीं होने के कारण अटल जी के स्वर्णिम सपने कभी पूरे नहीं हो सके। लेकिन साल 2014 के बाद से बहुमत में आई बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में अटल जी के सपने को लेकर आगे बढ़ी और अब 2023 तक धारा 370 के साथ साथ राम मंदिर बनवाने के सपने पीएम मोदी ने पूरे कर दिए। साथ ही भारत के हर कोने में कमल खिलाने का सपना भी पीएम मोदी ने पूरा किया है। जनवरी 2023 राम मंदिर के उद्घाटन का दिन है। अयोध्या नगरी सज कर तैयार है और 2024 में ही आम चुनाव यानी कि लोकसभा होने जा रही है। कहा जा रहा है कि 2024 में बीजेपी राम मंदिर को खूब बुनाएगी और घर घर तक पहुँचाएगी। साथ ही धारा 370 भी उनका अहम एजेंडा होगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा है, अब की बार 400 पार। लेकिन उससे पहले अटल जी का राम मंदिर को लेकर दिया बयान सुनवाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। आपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया और ये बातें इस तरह से कही गई हैं जैसे ये बातें कहने वाले हमारे इस परित्याग से बड़े दुखी हैं।
वो तो इन बातों की आलोचना करते रहे हैं, हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पिच सजाई जा रही है। बीजेपी और INDIA अलायंस अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। लोकसभा चुनाव का मैदान मारने के लिए सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं। बैठकों के जरिए मंथन किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी हाल ही में पदाधिकारियों की बैठक में 50% वोट शेयर का टारगेट सेट किया है। बीजेपी ने हाल ही में हुई बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए। इसके मुताबिक बीजेपी ने राम मंदिर पर क्या क्या प्रयास किए हैं, कितनी लड़ाई लड़ी है, कितना योगदान दिया है, उसकी जानकारी वाली बुकलेट घर घर तक पहुंचाई जाए। रामलला की प्रतिष्ठा होने के बाद वह पूरे देश की सभी 545 लोकसभा सीटों में से हर लोकसभा वार 2000 से लेकर 5000 लोगों तक रामलला के दर्शन अगले 3 महीने तक करवाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। INDIA अलायंस के साथ दम भरती कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। अब तो उन्होंने ये भी कह डाला कि प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे से बेहतर चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पहले भी कांग्रेस की निंदा की है। उन्होंने भगवा रंग उनके टीका लगाने पर भी कहा कि कांग्रेस में जो भी टीका लगाता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन में कुछ तो गड़बड़ है। इंडिया गठबंधन मिलकर के अगर कांग्रेस के किसी नेता को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाता तो हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन ये तो हमारे घर में लड़ाई कराने की बातें हो रही है। ये कोई दलित चेहरे की बात की जा रही है, दलित चेहरा होना चाहिए। नहीं, अगर खड़गे जी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का चेहरा तो प्रियंका गांधी को बनना चाहिए। आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी। ये सब बात तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। तो अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, MP का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा नहीं भाई गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। 2024 के चुनाव में बीजेपी राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के सामने वोट मांगने जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, यानी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की महज 50 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। नेहा भदौरिया, न्यूज इंडिया। हमारे साथ इस पूरे डिबेट में चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ इस पूरे डिबेट में होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेमचंद शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर टीना कर्णवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और साथ ही हमारे साथ निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक होंगे, अरविंद जयतिलक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत खेमचंद शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, क्या राम मंदिर अब आगे जाकर हिंदू वोट समेटने में कामयाब हो पाएगा? प्रीति जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? नमस्ते, आवाज आ रही है मुझे आपकी। आज अटल जयंती है, मैं आपके टीवी के माध्यम से अटल जी को श्रद्धांजलि देता हूं। देखिए, राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, और आस्था के लिए किस किस ने योगदान दिया, किस किस ने बलिदान दिया, किस किस ने काम किया, इसकी बात भी हमारे जन जन तक पहुंचनी चाहिए, वो जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी बात को जन जन तक पहुंचाने जा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे, भगवान राम को ही नकारते थे, काल्पनिक बोलते थे, आज वो भी राम भक्त अपने आप को दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू इकट्ठा हो चुका है। आज हिंदू संस्कृति पहले की तरह आज लोग शर्म नहीं महसूस करते, बल्कि गर्व महसूस करते हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं इस बहती हुई गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, नहीं तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो ये जरूरी हो जाता है कि जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई में पूरा अभियान चलाया, योगदान दिया, बलिदान दिया, उनके बारे में जनता को, पर्टिकुलरली उन यूथ को, युवाओं को जो पहली बार वोट देने जाएंगे, बड़ी संख्या है। मोटा मोटा अंदाजा है 10 से 15 करोड़ ऐसे युवा हैं जो राम मंदिर के समय शायद पैदा भी नहीं हुए, जो मंदिर का अभियान चला और उसके बाद उनका जन्म हुआ है, बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी इसके बारे में पता चले।
ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी सोचे, लेकिन हमारे लिए ये राजनीति का विषय नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक रूप से इसको ले रहे हैं। हमारे लिए राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। हम डेवलपमेंट पे आगे जाएंगे, विकास के आधार पे आगे जाएंगे, और जो हमारी कमिटमेंट है, हम जो कहते हैं जरूर करते हैं, उसके आधार पे जाएंगे। क्योंकि जो कमिटमेंट है, जो विश्वास है, वो बहुत जरूरी है कि नेता और पार्टी जो रोड मैप प्रस्तुत करती है उस पर कितना डिलीवर करती है। ये लोगों के बीच में जब बात जाती है तो लोग उसके आधार पर वोट करते हैं। हमने जो कहा अभी तक उस पर काम किया है। जितने भी हमारे मोटे मोटे तौर पे कहें कि बड़े बड़े हमारे वायदे थे या बड़ी बड़ी हमारी रोड मैप की आप कह सकते हैं स्टेजेस थी, उनको हमने कंप्लीट किया। चाहे वो 370 की हो, चाहे वो राम मंदिर की स्टेज हो, या फिर मुस्लिम बहनों को तलाक, ट्रिपल तलाक जैसे एक महापाप से छुटकारा दिलाने वाली बात हो, तो इन सब पे हमने काम किया है। और अपने देश को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला देश बनाना, वो भी हमने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, एयर स्ट्राइक हमने की। इन मुद्दों को हम लोग जनता के बीच में ले जाएंगे। साथ के साथ जो जन कल्याणकारी योजना है उनको हम हर गांव तक ले जा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये जन कल्याणकारी योजना आपके लिए बनी, आपको इसका लाभ मिल रहा है। अगर अभी भी कोई हैसल है तो आप बताएं, ऑन द स्पॉट हम उसमें आपकी मदद करेंगे और वो लाभ आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। और उसमें जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जहां भी हमारी विकसित भारत यात्रा की गाड़ी जाती है, अब की बार 400 सीटें, 400 से ज्यादा सीटों का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्या ये नारा इसीलिए क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अब ये विपक्ष के तमाम नेता ये कह भी रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा 2024 के चुनाव में इसे भुनाया जाएगा? नहीं, मैंने पहले ही बताया, राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। उत्साह है, पॉजिटिविटी है, होना भी चाहिए। हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है। हमारी संस्कृति को जो दबाया गया, हमारी संस्कृति को जो अपमानित किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, तो वो नेगेटिव नकारात्मक समय जा रहा है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव समय आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर 400 लाएगी। ठीक है, अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। राम मंदिर सपना रहा है लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, उनकी जयंती भी है आज के दिन उनका जन्म हुआ था। ऐसे में आज वो सपना बनकर तैयार हो गया है, उनका सपना धारा 370, जो कि हमने अभी अपने पैकेज में आपको सुनवाया, एक रिपोर्ट में आपको सुनवाया जब वो सदन में भाषण दे रहे थे। साथ ही राम मंदिर का सपना जो कि अब पूरा हो चुका है, 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन होगा और देश भर में उसकी तैयारी चल रही है। अयोध्या में खासकर तैयारी चल रही है और वो देश को मिल जाएगा, राम मंदिर का सपना देश का पूरा हो जाएगा। क्या इसका लाभ पार्टी को, इस राम मंदिर का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिस मंदिर के लिए देशवासी तरसते रह गए, उनका सपना रहा कि हम मंदिर बनाएं और वहां पर अपने आराध्य को जाकर देखें, पूजें, इसे क्यों बार बार राजनीति से, वोट से जोड़ दिया जाता है? प्रीति जी, देखिए, भारत एक धर्म प्रधान देश है और राम जो है राष्ट्र पुरुष है। स्वाभाविक रूप से आजादी के बाद से ही राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ रहा। हालांकि उसकी लड़ाई तो आजादी से पहले से चली आ रही है और अटल जी का एक सपना भी था और अब जो है वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। और इसमें किसी को शक नहीं कि 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में शुरुआत की थी और जिस तरह आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और जो है लाखों श्रद्धावान लोग इस आंदोलन से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को एक व्यापक राजनीतिक आयाम मिला, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और एक वक्त भी था 90 के दशक में जब आपने देखा कि मंडल बनाम कमंडल की एक राजनीति भी शुरू हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे जन जागृति के जरिए भारतीय जनता पार्टी, उसका अपना एक जो है धार्मिक एजेंडा तो था ही, लेकिन उसका एक नीतिगत राष्ट्र नीति को लेकर के जिस तरह उसका अपना एक रोड मैप रहा, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, समान नागरिक संहिता हो, राम मंदिर आंदोलन हो, स्वाभाविक रूप से भारतीय मनस्थली पर उसका प्रभाव पड़ा। और आप देख रही हैं कि आज की तारीख में लगभग जो है आधे भारत पर जो है उसका प्रभुत्व है। और जिस तरह से 2 सीट से 303 सीट तक वह भारतीय जनता पार्टी जो अपना विस्तार की है, और आज की तारीख में समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहां पर उसकी अपनी पहुंच न हो। आप लोकसभा में देखिए 2019 में 131 जो रिजर्व सीट है उसमें 77 सीट वो जीतने में कामयाब रही और 9 सीट जो है केवल कांग्रेस के पास रही। यानी वो हाशिए के लोग
जो राजनीति की मुख्य धारा में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को भी जो है उठा करके मुख्य धारा में लाने में समाहित की है। और जिस तरह जो है राम मंदिर आंदोलन, जो आपका सवाल है, राम मंदिर आंदोलन निसंदेह जो है, भारत मैंने पहले का धर्म प्रधान देश है, आदमी की दिन की शुरुआत ही भगवान नाम के स्मरण से होती है, तो उसका ठीक है। प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ टीना कर्मवीर है। आचार्य प्रमोद कृष्णन लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी को वो ट्रोल करने के नाम पर भी अब जाने जा रहे हैं। उन्होंने अभी बयान दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई है कांग्रेस पार्टी में तो प्रियंका गांधी हैं। साथ ही अब प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर इंडिया अलायंस में एक तरफ नीतीश कुमार जी नाराज चल रहे हैं। उनसे पूछा गया सवाल, हालांकि उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन का जो ये बयान है, ये पार्टी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के बाद बड़े चेहरे हैं, ये दिखाता है कि आपके पार्टी में एकजुटता नहीं है। और एक तरफ वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो कि अब 2024 के इलेक्शंस की तैयारी में उतर चुकी है, और आपके यहाँ पार्टी में कुछ ठीक नहीं है। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी, क्या आप कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस 50 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सिमट जाएगी? देखिए, राजनीति में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की महत्वाकांक्षा चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम महत्वाकांक्षा नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो राजनीति खोखली होगी। और जिस तरीके से खड़गे जी का नाम आया और उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद ये तय किया जाएगा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र के अंदर संसदीय दल की बैठक के बाद तय किया जाता है। तो यहाँ तो एनडीए में तो अलग हिसाब है कि चेहरा के, लेकिन इंडिया अलायंस में बहुत सारे ऐसे काबिल चेहरे हैं जो कि प्रधानमंत्री के लायक है। लेकिन हमको की जो रणनीति करें या हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम किसी व्यक्ति का चेहरा आगे करें। और दूसरी बात, जिस तरीके से जो आपने सवाल किया कि 400 सीट को लेकर बार बार नहीं, आपके यहाँ प्रमोद कृष्णन जी भी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो के पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं उससे ज्यादा डिजर्विंग प्रियंका गांधी। क्या उन्हें मौका नहीं, क्या उन्हें पार्टी मौका नहीं दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रीति जी, अगर कोई भी कार्यकर्ता प्रमोद कृष्णन जैसे व्यक्ति कहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी को भी, मैं भी कल को किसी का भी नाम दे दूं तो मुझे अच्छा लगेगा। उनके व्यक्ति निजी बयान है उनका, अगर उनको लगता है प्रियंका जी इतना चेहरा हो सकती है तो जाए, तो वो एक अच्छी नेता रही है और वो अच्छी प्रधानमंत्री के काबिल है। लेकिन जो कि ये फैसला मेरा आपका किसी का नहीं, ये फैसला जो है इंडिया अलायंस से जीतने के बाद तय होगा। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि इस पर मैं कुछ टिप्पणी करूं। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से जब 400 का नारा दे रहे हैं और एक खाली पुलाव बनाया जा रहा है, पहले के अगर चुनाव की अगर हम बात करें, इससे पहले कांग्रेस पार्टी की अलायंस बनी थी और जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना, आप देखिए कि लगातार बीजेपी लड़ती रही और पूछने के लिए ईडी का किया कि लगातार केजरीवाल उसके नेताओं को समझ जा रहा है लगातार, के बावजूद भी इंडिया की जो अभी हुई चौथी बैठक, जिस तरीके से शोका होटल में जो बैठक हुई वो बहुत ही सक्सेसफुल बैठक रही और इंडिया अलायंस को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। उसके बावजूद भी हम लोग सभी विपक्षी नेता सब एक है और एक साथ एक रणनीति मिलकर सीट शेयरिंग को लेकर अब अगली बैठक करने जा रहे हैं और उसमें हम तय करेंगे कि कितनी सीटें किसको दी जाएंगी, उसके बाद लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब ये कहते हैं कि हम 400 पार, आप इससे पहले भी देखिए, नहीं ठीक है, वो कहते हैं तो उनके पीछे कार्डर बेस्ड पार्टी है जो एकजुट होकर के आगे भविष्य के लिए रास्ता बना रही है और मेहनत कर रही है। मान लीजिए कोई पार्टी अगर 400 पार के लिए कॉन्फिडेंट होकर आगे कह रहा है कि हम अब की बार 400 पार लाएंगे, तो वो उनको लग रहा होगा कि वो लाएंगे। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर मैं जानना चाह रही हूँ, अगर इस तरह की चीजें हैं तो 2024 में आप कैसे लड़ेंगे उस बड़ी पार्टी से जिसमें एक एक व्यक्ति आए हुए ऊपर के ऑर्डर्स को या उनके ऊपर जो लोग हैं जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी आपको ये करना है, वो करना है। एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर भी जो काम करने को तैयार है, वो लगातार काम कर रहा है, तो उससे कैसे लड़ेगी आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी? जी देखिए, अगर हम 2019 की बात करें तो उनको 37% वोट मिला था और हम लोगों को जो विपक्ष की पार्टी की बात करें तो इससे साफ दिख रहा है कि वोटर्स की तरफ उस समय हम एक नहीं थे। आज हम सारे दल 28 पार्टियां एक साथ हैं और जनता हमारी तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि आप देखेंगे जब 2014 में मोदी सरकार आई तो 54 लाख करोड़
देश पे कर्ज था, आज कितना है? IMF की रिपोर्ट बताती है 205 लाख करोड़। इतना कर्ज, हर एक बच्चे पर, जो बच्चा जन्म ले रहे हैं उस पर भी कर्ज। तो जनता देख रही है, बेरोजगारी के मारे युवा झेल रहे हैं, महंगाई देश के अंदर सबसे ज्यादा है, अर्थव्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई है, और आज हम जनता के बीच जा रहे हैं, और हम जिस तरीके से हम इन तीन ठीक है। चुनाव में अपने पोद्दार साहब, वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस पूरे एनालिसिस पे? 2024 में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह खत्म नहीं हो रहा है। देखिए प्रीति जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनीति के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको बिंदुवार एनालिसिस करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें 2024 के आम चुनावों की, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी पार्टी चुनाव दो वजह से जीतती है। या तो वो जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रति जनता की असंतुष्टि हो, जनता की नाराजगी हो, या जिसको सीधी सीधी भाषा में कहूं कि एंटी इनकम्बेंसी हो, या फिर जो पार्टी जिसको सत्ता से हटाना चाहती है। यानी कि मैं बात करूं विपक्ष की, तो विपक्ष क्या है कि सत्ताधारी पार्टी के बड़ा नैरेटिव को खड़ा, यानी कि सीधी बात आपको मैं बताऊं कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके बनिस्पत कोई बड़ा एक जनता को अपना एक प्रोजेक्ट प्लान पेश करे कि भाई हम अगर सत्ता में आए तो हम इनकी बजाय ये चीजें हम करके दिखाएंगे, और जनता के मन में वो चीजों का भरोसा उत्पन्न हो। यानी कि एक तरह यूं कहें कि जनता को विश्वास दिला पाए, जनता को कनेक्ट कर पाए। अब यहाँ पे अगर 2024 की बात करें तो अगर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से सरकार है, तो जनता उससे कितनी नाराज है या इनकम्बेंसी, उसका परिणाम आपको पता ही नजर आ रहा है कि जिस तरीके से राज्यों वार चुनाव होता है, और अभी भी जो वर्तमान के समझ लीजिए 5 से 3 हिंदी बेल्ट की बात करूं तो प्रीति जी आपको ये होगी कि ये एक हिसाब से आपके समझ लीजिए राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनको एक तरह का इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र का चुनाव बना दिया था, क्योंकि राज्य इकाइयों को इन्होंने पीछे करके और मोदी जी के गारंटी के ऊपर कहें या मोदी जी के चेहरे के ऊपर इन्होंने वोट मांगा, और वहां पे भी अगर इनको इतनी बम्पर जीत मिली तो इसका मतलब ये है कि जनता के मन के अंदर, और ये आप ये मान के चलिए हिंदी बेल्ट के लगभग 20 राज्यों के अंदर 3 राज्यों का अगर सैंपल अगर आप मानेंगे तो मेरे हिसाब से कोई छोटा सैंपल नहीं है, क्योंकि इन 3 राज्यों को अगर आप जोड़ के लेंगे तो आपको लगेगा लगभग आप 18 लाख लोगों का आप एक तरह का वर्जन ले चुके हैं। तो अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, जनता की नाराजगी तो नहीं है। और रही बात विपक्ष के नैरेटिव की, तो देखिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि विपक्ष की स्थिति आज कदाचित वही जो जिस तरीके से भ्रमित विपक्ष होता है, यानी कि कंफ्यूज विपक्ष वाली स्थिति है। और ये इस तरीके से अभी भी आप ये बताइए कि जो 5 राज्यों के चुनाव के अंदर जो मुद्दे विपक्ष लेकर के गया था, उनमें आज ये कौन सी नया मुद्दा लेकर के आए, कौन सी नई बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ टीना कनवीर, कौन सा नया मुद्दा लेकर के आपकी पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरेगी? क्योंकि 3, हाँ ठीक है अनुमति हो तो ठीक है, बोलिए। हाँ, तो हमारे यहाँ कहा जाता है प्रीति जी कि जिस किसी मुद्दे के ऊपर एक बार जनता का वर्डिक्ट आ जाता है, जनता का जनादेश आ जाता है, तो उस मुद्दे को आप ये मान के चलिए जनता का उसके ऊपर निर्णय मान लिया जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे इनका जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे इनका ये जो तमाम पिछले, चाहे राफेल का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे लेकर के 5 राज्यों के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर ये गए, और जनता ने जो अपना जनमत दिया, यानी कि अपना जनादेश दिया, वहां पे ऐसा लगता है कि जनता ने उन मुद्दों को कनेक्ट नहीं किया, जनता ने उनको नहीं माना। लेकिन कांग्रेस कहूं या विपक्ष कहूं, ठीक है, तो अभी भी एक ही मुद्दा लेकर टीना के चल रहा है कनवीर, कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, जल्दी से उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। जल्दी से टीना, क्या आप लोकसभा में कैसे भुनाएंगे, किन मुद्दों को भुला पाएंगे? क्योंकि वो सही कह रहे हैं निरंजन पोद्दार जी, राज्यों के चुनाव हिंदी बेल्ट में खासकर वहां पर आप भुना नहीं पाए। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी कहा कि देखिए ये हिंदू मुस्लिम करते हैं राज्यों में जाकर के, इन्हें वोट मत दीजिए, ये भगवान का सहारा लेते हैं, राम का सहारा लेते हैं, रामनवमी का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सब चला नहीं। आपके पास नया क्या होगा 2024 के लिए कि जनता आपको वोट करे? ये सोचने वाला विषय है। हाँ देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें तो जनता पार्टी ने कहा कि 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, और आप और हमने खूब सारी इस पर डिबेट भी की, लेकिन आज क्या हुआ सदन के अंदर कि उसको इनकार कर दिया है। तो जनता
जनता ने तो इनको वोट दे दिया और सुन भी लिया, इन पे भरोसा भी किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? वही जुमला सरकार, वही जुमले वादे, और सदन में मना कर दिया कि हमने तो इस तरीके का कोई वादा नहीं किया, वादा नहीं लिया। और इसी प्रकार से लगातार इस देश के अंदर जिस तरीके से 15 लाख आएंगे, 13 रुपए में 70 मिलेगी। हम अगर ये चुनाव हारे हैं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी भी ये चुनाव हारी थी, लोकसभा में जीत गई थी। आज अगर हम ये चुनाव हार गए हैं तो हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं जनता के बीच कि हाँ, हम जो वादे करते हैं उनको पूरा करेंगे। हमने जो वादे किए थे, चाहे ओपीएस को लेकर हो या तमाम महिलाओं के अकाउंट में पैसे डलवाने को लेकर हो, तो सारे वादे पूरे किए। कर्नाटक के अंदर नहीं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, समय कम है हमारे पास। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे, उसके बाद जानेंगे 2024 में दोनों ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही विपक्ष इंडिया अलायंस का आखिर एजेंडा क्या होगा, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, और साथ ही आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्म हुआ था, उनकी जन्म जयंती पूरा देश मना रहा है। उनका भी सपना राम मंदिर रहा। क्या राम मंदिर से 2024 की तमाम राजनीतिक गलियारें या फिर राजनीतिक सपने को तमाम पार्टियां साथ लेंगी? वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास सीधा चलेंगे। आप कैसे देखते हैं आपकी पार्टी, क्योंकि 2 दिन पदाधिकारियों की बैठक थी खेमचंद जी, और पदाधिकारियों के बैठक में ये कहा भी गया है कि जो योजनाएं रही हैं इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्हें घर घर तक पहुंचाया जाए, स्पेशली राम मंदिर। निकाल यहाँ से फटाफट। राम मंदिर के अलावा कोई और मुद्दा क्या होने वाला है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? प्रीति जी, जैसे मैंने पहले बताया, राम मंदिर तो आस्था का विषय है और आस्था के विषय के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे। लेकिन हमारे जो काम है, जन कल्याणकारी योजना है, उनको लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम लोगों ने जो सिक्योरिटी फ्रंट पे काम किया, उन चीजों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम लोगों ने काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो काम किया है, उन सभी चीजों को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। विकसित भारत यात्रा गांव-गांव जा रही है, टाउन-टाउन जा रही है, हर शहर में जा रही है, हर मोहल्ले और गली में जाके हम लोग सभी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। और ऑन द स्पॉट अगर उन योजनाओं के तहत किसी व्यक्ति को कोई हैसल हो रही है उनका लाभ लेने में, तो उसको हम रिजॉल्व भी करा रहे हैं। और बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है, जबरदस्त स्नेह और प्यार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लोगों का मिल रहा है, क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे वो फ्री राशन की योजना हो, आयुष्मान भारत कार्ड की योजना हो, वैक्सीनेशन की योजना हो, और पीएम किसान के माध्यम से किसानों की मदद की योजना हो, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को एम्पावर करने की योजना हो। और जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो 60 साल में कांग्रेस बहनों को उनका हक नहीं दे पाई, रिजर्वेशन नहीं दे पाई, और रिजर्वेशन देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है, उसकी वजह से बहनों में बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। युवाओं के लिए जो अब रीस्केल अपस्केल करके उनको नई नई अपॉर्चुनिटी दिलवाने की जो योजना बनाई गई है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है, मैन्युफैक्चर को यहाँ पे इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग को, उसकी वजह से युवाओं में भी बहुत ज्यादा उत्साह है। और आज हमारे देश की आन बान शान पूरे विश्व में फैल रही है, तो जो लोग बाहर जाते हैं वो फील करते हैं, वो महसूस करते हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में देगी, खासकर उद्घाटन के समय पर 22 जनवरी? प्रीति जी, दोनों हमारे बड़े नेता हैं। अटल जी और आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी की जान है, प्राण है। और हम सब जानते हैं, अगर आप अभी इनके जन्मदिन के फोटो कुछ आप देखे होंगे, तो अभी आडवाणी जी की जो पोजीशन है, जो स्वास्थ्य है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है और वीक है। अगर पॉसिबल हुआ, जैसा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यूज है, तो वो जरूर जाएंगे। लेकिन उनका स्वास्थ्य इस समय की बहुत ज्यादा उम्र उनकी हो चुकी है, लेकिन वहाँ जाएं ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जानते हैं अटल और आडवाणी जी की जोड़ी की वजह से राम मंदिर का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट ने देशव्यापी अभियान का रूप लिया। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है खेमचंद जी कि आप लोग विपक्ष मुक्त संसद चाहते हैं, विपक्ष मुक्त देश चाहते हैं, चाहते ही नहीं कि इर्द गिर्द दूसरी पार्टियां स्टैंड करें। ये बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन लोकतंत्र में ये आरोप बहुत गंभीर होता है। आरोप गंभीर है, लेकिन लगाने वाले लोग गंभीर नहीं है।
वो खुद संसद को अटकाना, भटकाना, लटकाना चाहते हैं। वो संसद को हंगामे का एक पटल बनाना चाहते हैं, कामकाज का पटल नहीं सारे रहने बिल देना तो चाहते। पास करवा लिए, उन्होंने इसलिए तय कर सस्पेंड लिया किया था। था। आप सबका उद्देश्य मैडम, पूरा हो मैंने गया आपको ना। डिस्टर्ब नहीं किया, आप लोग लोगों नहीं का उद्देश्य सुनेंगे। पूरा चाहते नहीं थे कि हम इसका डिस्कस वॉइस किया है जाए। इंटरनेट के माध्यम से ऐसे इतने कनेक्टेड हुआ पैसे है। अपने पास कर आपको दिए, मैंने डिस्टर्ब बिना नहीं भी किया। चर्चा किए। कांग्रेस की मित्र, आप ये चाहो साफ तो दिख रहा है, क्योंकि रुक प्रेजेंट में जाता हूँ, आप बोलिए, फिर सस्पेंड मैं कर रहे दोबारा हैं। बोल लेता हूँ। तो प्रीति जी, आप हमको लोगों मौका की दे दीजिए। तानाशाही दिख रही है, और एक तानाशाह की वजह से 140 के करीब सांसद जो है सस्पेंड हुए। इसकी वजह से जनता देख रही है, और आगे मुद्दा लेके जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे कि किस तरीके से जिन लोगों को 15-15 लाख लोगों ने एक प्रतिनिधि चुनकर सदन में भेजा, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। आपकी ऐसी नीति है कि आप दिख रहे हैं कौन खड़ा हो रहा है, उसको भी जो बैठ में गया भी नहीं उसको भी सस्पेंड कर दिया। ये तानाशाही है साफ तौर पर। आप चाहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर संसद में विपक्ष ना कैसे और आते हम आप तानाशाही इसलिए है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आप खेमचंद जी को पहले बोलने दीजिए, तभी आप उनको काउंटर करेंगे ना। टीना एक बार बोल लेने, एक बार खेमचंद जी अपनी बात रख लें। मोदी जी का कद कहीं टीना एक बार खेमचंद जी बोल तो लें, वो बोलना क्या चाहते हैं। आरोप तो ठीक है आप लोगों ने लगाए हैं, जवाब भी ले लीजिए, बोलिए खेमचंद जी। देखिए, मैंने टीना जी के साथ लाइव बहस इसलिए नहीं की क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। वो आरोप लगाते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। टीवी पे भी विपक्ष मुक्त बहस चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इसलिए मैंने उनको बोलने दिया, अपनी टाइम में भी बोलने दिया। टीना जी, आरोप सिंसियरली नहीं लगा है। आप मोटो देखिए, जरूरी बिल आने वाले थे, आईपीसी को रिप्लेस करने वाले आधुनिक जो भारतीय समझ, भारतीय जरूरतों के अनुसार जो बिल थे, जो कानून थे, जो बनना बहुत जरूरी है, वो आने वाले थे, लेकिन आप लोग हंगामा कर रहे थे। संसद में कामकाज होने वाला था, जरूर कामकाज होने वाला था, आप हंगामा कर रहे थे। और किन विषयों पे हंगामा कर रहे थे? जिन विषयों पे आपका आचार व्यवहार बिल्कुल रिवर्स था। जब आपके जमाने में आपकी सरकार के अंतर्गत इसी तरीके की घटनाएं हुई, चाहे वो 94 की घटना थी या 74-75 की घटना थी। उस समय ना होम मिनिस्टर आए, ना प्रधानमंत्री आए। और यहाँ पे इस बार सरकार ने एक्शन भी लिया। सरकार के साथ साथ सभापति जो इंचार्ज होते हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने एक्शन लिया। जांच के तो इंतजार करो, जांच तो होने दो। बिना जांच के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप क्यों बहस करना चाह रहे थे, क्यों हंगामा करना ठीक चाहते? है, टीना करणवीर, नहीं आप बोलने दीजिए उनको। टीना करणवीर, हाँ। नियत की वजह से, नियत खराब होने की वजह से, मोदी जी के प्रति द्वेष होने की वजह से मोदी सरकार के काम को ठीक है, लटकाना, अरविंद जयतिलक के पास चलेंगे। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार विपक्ष लगाता रहा है कि आप लोग विपक्ष मुक्त भारतीय जनता पार्टी सदन चाहता है, देश चाहता है, वो किसी भी सूरत में चाहता ही नहीं कि विपक्ष में पार्टियां हो। प्रीति जी, देखिए, समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं। इस देश की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है। 10.5 दशक का समय गुजर चुका है। जनता जो है अपने अधिकारों को, अपने नैसर्गिक कर्तव्यों को भली भांति जानती है। हाँ, दुख जरूर होता है जब संसद में सार्थक विमर्श के बजाय जो है वहां पे आपाधापी देखने को मिलता है। जबकि सर्वविदित है कि 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए और 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। जनता की गाढ़ी कमाई। जब देश आजाद हुआ तो हमारे जो संविधानविद थे कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह से जो है संसद में उत्पात मचेगा, जो देश की सर्वोच्च पंचायत है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस के जमाने में भी इसी तरह देखा गया और जो है आज की तारीख में भी देखा जा रहा है। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, संसद में विपक्ष मुक्त ये तो मुझे नहीं लगता है कि जहां डेमोक्रेसी है वहां पे ऐसा संभव है। हाँ, संख्या जरूर जो है कमतर ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष जो हंगामा करता हुआ दिख रहा है और आपसी इंडिया गठबंधन भी बनाए हैं, तो सूरत हाल तो यह है कि आपस में लड़ते झगड़ते ही दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक रूप से जनता के मन में भी और सत्ता पक्ष के मन में भी यह सवाल तो कौंधेगा कि क्या जो है विपक्ष जो है कुल्हाड़ी पर पाँव रख के चल रहा है। एक कहावत है प्रीति जी कि मुल्ला का काम होता है निकाह कराना, दुल्हन पर कब्जा करना नहीं होता। लेकिन आप इंडिया गठबंधन में देखेंगे कि सभी लोगों की कोशिश है कि हम कन्वीनर बन जाए। यानी वो ये चाहते हैं कि अगर एक बार कन्वीनर बन जाए तो हमारी सर्वग्राह्यता जो है पूरे देश में हो जाएगी। और नीतीश कुमार के बारे में तो कहा भी जाता है और देखा भी गया कि अभी आपने देखा कि जो विधानसभा 2020 का हुआ, सबसे छोटी दल जो है उनकी थी, बावजूद इसके मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। तो उनका इंटरेस्ट विशेष रूप से है कि अगर हम एक बार जो है इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बन गए तो स्वाभाविक रूप से फिर हमारी दावेदारी भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने पहले ही खड़गे का नाम उठा करके
वह जो है कांग्रेस के मंसूबे पर या नीतीश कुमार के मंसूबे पर पानी फेर दिया है, ये साफ जाहिर होता है कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से अदावत, यानी आपस में साथ रह करके भी जो है यह पूरी तरह से जो एक सत्ता पक्ष के साथ प्रतिरोध का लेकिन प्रस्तावना आप जो कह रहे हैं भारत उसे जनता दल निरंजन जी कितना तारुफ रखते हैं? आप जो कह रहे हैं अरविंद जय तिलक जी, उस पर कितना आप हामी भरेंगे? निरंजन पोद्दार जी। प्रीति जी, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से मैं इन्हीं की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके यहाँ पे जैसे 2-3 प्रसंग अभी उठे, मैं उन दो तीन बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पहली बात तो जिस तरीके से मैं जो बार बार कहता हूँ, मेरी बात सबको अप्रिय लगती है कि विपक्ष जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है और वास्तव में पूछेंगे तो विपक्ष आज भी गलत बस पकड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जब भी देखो कहीं पे भी कोई डिबेट होती है, कोई चर्चा होती है, तो जो विपक्ष है वो कहता है कि 2019 के अंदर मोदी जी को 38% वोट मिले थे, बाकी 62% मोदी जी के खिलाफ मिले थे। अरे भाई, आप ये गलत बस फिर पकड़ रहे हो, क्योंकि आपको पूरा एनालिसिस करेंगे, अगर आप अपने मतलब का एनालिसिस निकालेंगे तो आप ये मान के चलिए गलत स्टेशन पे पहुंचेंगे। और अब पूरा एनालिसिस ये है कि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्वयं 406 सीटों पे लड़ी थी, जिसमें से 303 सीटें जीती। और जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 230 सीटों के अंदर 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी, यानी कि 224 सीटों का अगर मैं अनुमान मानूं तो वहां पे तो 62% और 38% का चैप्टर क्लोज हो गया। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों के अंदर ये सरकार चली है, जिसके अंदर धारा 370 का भी निवारण हुआ है, जिसके अंदर राम मंदिर का भी निवारण हुआ है, जिसके अंदर 3 तलाक का निवारण हुआ है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अंतिम व्यक्ति को, गरीबों को जो एक लाभकारी योजनाएं जो दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का वोट इसके अंदर इस बार बढ़ा है, घटा नहीं है। ठीक है निरंजन जी, एक सवाल मेरा है, राम मंदिर आपने कहा कि विपक्ष कंफ्यूज है, सब ठीक है, लेकिन आपके पास एक बड़ा युवा वर्ग है जो वोट करता है, उसे राम मंदिर से मतलब नहीं है, उसे नौकरी से मतलब है। क्या उस युवा वर्ग को राम मंदिर का नैरेटिव अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा? देखिए प्रीति जी, अगर मैं ये कहूं कि केवल राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा, तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि केवल राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर आपको वोट नहीं मिलता। लेकिन जब आप बात करते हैं विकास की, जब आप बात करते हैं कंपैरिजन की, यानी कि विपक्ष अपना कोई भी एक एजेंडा साथ नहीं धर रहा, विपक्ष केवल और केवल एक ही एजेंडे पर काम कर रहा है कि हमें मोदी जी को हटाना है। विपक्ष ये नहीं बता रहा कि हमें मोदी जी को हटाने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में हम क्या क्या करेंगे, आपको ऐसा क्या बेहतर देंगे जो मोदी जी आपको नहीं दे रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सारी चीजों को, यानी कि मोदी सरकार जो कार्य कर रही है उसके साथ जब राम मंदिर जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, अधेड़ हो, सबको देखिए, जो हमारे यहाँ एक आपको मानसिकता समझनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भारत की आत्मा को समझने में विफल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा प्रीति जी की जब जहां विदेशी आक्रांता पहुंचे, वहां उन्होंने 100-200 वर्षों के अंदर उस संस्कृति को तहस नहस करके एक नई संस्कृति। टीना कनवीर क्या कहेंगे? लेकिन भारतीय जनता की बात करूं या भारतीय पब्लिक की बात करूं, तो यहाँ पे 600 साल की गुलामी के बाद में भी लोगों ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, यानी कि भारत की आत्मा को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ संस्कृति टीना कनवीर क्या हमारे साथ हैं? काम होता है। टीना कनवीर क्या हमारे साथ हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जैसा कि निरंजन पोद्दार कह रहे हैं, मेरा सवाल भी था कि क्या राम मंदिर का जो नैरेटिव है वो युवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वो वोट बैंक में कन्वर्ट करेंगे आप लोग? 400 प्लस का नारा देना ये सही है, लेकिन इसे जमीन पे उतारने में आपको इन युवाओं को साधने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ग है देश का जो वोट करता है, आबादी भी आपको पता है, उसे कैसे साथ लेकर चलेंगे जो बेरोजगार है? प्रीति जी, जितनी संभावना, जितनी पॉजिटिविटी, जितनी अपॉर्चुनिटी आज मोदी सरकार में नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि कई सारे विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं युवाओं के जो नौकरियों को लेके, उससे आप कैसे करेंगे मैनेज? हमने किया है ना, हम 360 डिग्री काम कर रहे हैं। आज हमारे युवा को जो कॉलेज में पढ़ के आता है, जो कॉलेज
हम तो 10 साल से सत्ता में, जो पहले कॉलेज बने थे, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं होते। तो हम लोगों ने जो स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया, अप स्किल प्रोग्राम चलाया, रीस्किल प्रोग्राम चलाया, उससे हम अपने युवा को तैयार कर रहे हैं। और युवा को नहीं, बल्कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जिनको ट्रेडिशनल एजुकेशन या आप कह सकते हो जो आधुनिक एजुकेशन है वो नहीं मिलती, लेकिन वो स्किल्ड हैं, और तो उनको मदद देने के लिए अब हम लोगों ने विश्वकर्मा योजना शुरू की। वो अपने इंस्ट्रूमेंट खरीद सकें, अपना सेटअप खरीद सकें, अपनी दुकान स्टेब्लिश कर सकें, अपना ऑफिस स्टेब्लिश कर सकें, उनको मदद दी जा रही है। तो हम लोग 360 डिग्री पे काम कर रहे हैं। हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, बिजनेसमैन बना रहे हैं। हम जो सेल्फ रोजगार है, जो हमारी इंडस्ट्री या हमारी इकोनॉमी का एक बहुत अभिन्न अंग हुआ करता था। अगर आप गांव को पहले 20-25 साल पहले देखेंगे तो वहाँ किसान से डिपेंडेंट जो अलग अलग काम होते थे हाथ के, विश्वकर्मा आप कह सकते हैं समाज के अलग अलग, जिसमें हमारा कुमार समाज होता था, बढ़ई समाज होता था, नाई समाज होता था, सब एक दूसरे से कमाते थे, एक दूसरे से, और इस तरीके का सेटअप था कि वो पूरा गांव उठ के दूसरी जगह भी चला जाए तो उनको कहीं बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती और सबको रोजगार मिलता था। तो हम हर एक हाथ को, हर एक स्किल को हम अपॉर्चुनिटी दिलवाना चाह रहे हैं, मार्केट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंस उपलब्ध करा रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं, और साथ के साथ जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, IT हो, IoT हो, रोबोटिक हो और AI हो, उन सब पे भी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं ताकि हमारा युवा उन टेक्नोलॉजी में आने वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके, ना सिर्फ अपने देश की जरूरतों को बल्कि पूरे विश्व को। जिस तरीके से IT में, मैं खुद सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, जिस तरीके से IT में 20 साल से हम पूरे विश्व को सपोर्ट दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वैसे आने वाले समय में भी हमारा युवा ठीक है, क्या ये हो पाया निरंजन पोद्दार जी, क्या ये हो पाया जो खेमचंद जी बोल रहे हैं? देखिए प्रीति जी, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये खेमचंद जी जो बोल रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा इनके विपक्ष आपके कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए, तो थोड़ा सा मैं उनकी भूमिका में आ जाता हूँ कि जिस तरीके से खेमचंद जी कह रहे हैं हमारी ये योजनाएं, तमाम योजनाएं, देखिए प्रीति जी, यहाँ पे केवल और केवल अगर आप ये सोचें कि योजनाओं के दम पे चुनाव जीते जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी नहीं हारते, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 वर्षों के अंदर अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की और जितनी मतलब चाहे उनकी चिरंजीवी योजना हो, चाहे उनकी और बहुत सारी योजनाएं हैं कि मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी को पुनर्सरकार बनानी चाहिए थी। तो खेमचंद जी एक तो इस वहम में ना रहें कि इन योजनाओं के दम पे ये चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि विपक्ष कंफ्यूज है, और विपक्ष का जो वार रूम और वॉरियर दोनों कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। एक चीज मैं यहाँ पे सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि 2024 की गाड़ी छूट चुकी है, और निश्चित रूप से 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा से पदार्पण कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अब 2024 के बाद में भारतीय जनता पार्टी को किसी विपक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2024 के बाद में भारतीय जनता पार्टी स्वयं के लिए शपथ बनेगी कि जिस तरीके से कांग्रेस का वजन इतना बढ़ गया था कि उसकी अपने लिए वो एक प्राण घातक साबित हुआ, तो वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से वजन बढ़ रहा है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप एक चीज देखेंगे प्रीति जी की, जो भारतीय जनता पार्टी का जिसको कहते हैं चाय से ज्यादा चाय की कितली में, भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल के और जिले के जो नेता है वो आज मोदी जी से बड़े मोदी जी हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से नेताओं के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर आज जो घमंड का संचार हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल एकदम कांग्रेसीकरण की पुनरावृत्ति हो रही है, या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। और ये जो जिस तरीके से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज शीर्ष पे पहुंच चुकी है। जो मुझे अच्छा, इसका जवाब खेमचंद जी जल्दी से, उसके बाद अरविंद जयतिलक जी। इसका जवाब खेमचंद शर्मा जी जल्दी से, उसके बाद अरविंद जयतिलक। हाँ, ब्रीफ कर दीजिए प्लीज, निरंजन की आवाज नहीं आ रही थी मेरे पास। नहीं, इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं अरविंद जयतिलक, वो दे देंगे। निरंजन पोद्दार जो कह रहे थे अरविंद जयतिलक जी, उनकी बातों से कितना सहमत हैं आप? देखिए, पूरी बात को मैं सुन नहीं पाया उनका, लेकिन लबोलुआब जो मैं समझ रहा हूं, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मैन आवर भी है, मैन पावर भी है, उसके पास कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए वो समय भी दे रहे हैं। दूसरे पार्टियों में यह अभाव है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किसी भी राजनीतिक दल को तेजी से विस्तार करने के लिए अपनी सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करनी पड़ती है।
और भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीढ़ी परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी मुरली मनोहर जोशी आडवाणी जी के बाद जो एक नई धारा आई है, उसके बाद फिर एक नई धारा इजाद हुई है। आप देखें कि 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में किस तरह से नए चेहरे लाए गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रही है, उसे साफ जाहिर होता है कि उसके पास एक रोड मैप है और भारत को समझने की उसके पास जो एक शक्ति है या एक नीति को लेकर के राष्ट्र नीति उसके पास है, कहीं ना कहीं वो उसके पक्ष में जाता है। फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ। हाँ, बोल लीजिए, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फाइनल कमेंट। हाँ प्रीति, एक बात मैं और कहूंगा कि विपक्ष के पास जो मैं देखता हूँ, मोदी विरोध करते करते वो राष्ट्र विरोध पर उतर आते हैं, कहीं ना कहीं ये देश के नागरिकों को चुभता है। इस चीज से बचना चाहिए। मोदी और राष्ट्र को 2 अलग अलग फ्रेम है। राष्ट्र एक जो है एक चिरंतन एक प्रवाह है और मोदी जो है उसका नेतृत्व करता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष जो है छोटी सी बात को समझ नहीं पाता है और वह विरोध के स्तर पर इस तरह उतर आता है जैसे कि लगता है कि वो राष्ट्र के खिलाफ हो जाता है। मुझे लगता है कि यह इस नासमझी से भी विपक्ष को बचना चाहिए। प्रीति जी, फाइनल कमेंट शुरुआत खेमचंद शर्मा जी, जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लिया है वो प्रैक्टिकल लक्ष्य है और हमारे कामों और हमें जिस तरीके से रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है उसके आधार पर, और हमें पूरी उम्मीद है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जरूर 400 पार करेगा और एक अच्छी और मजबूत सरकार देगा। और वर्तमान में जितनी अपॉर्चुनिटी अभी हैं उसमें हर सेक्टर में आने वाली सरकार और दिन दूनी रात चौगनी मेहनत से काम करेगी और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी। भारत जल्दी और 5वीं से तीसरी, दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए काम किया जाएगा। हर सेक्टर में काम किया जाएगा, बहनों को एम्पावर किया जाएगा, किसानों को एम्पावर किया जाएगा, युवाओं को एम्पावर किया जाएगा। जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4 वर्ग चूज किए हैं, निरंजन पोद्दार जी फाइनल कमेंट। पहला युवा और किसान, इस सब का उत्थान किया जाएगा। राजनीति की बात करें तो अब विपक्ष को ये सोच के चलना चाहिए कि 2024 की उसकी गाड़ी छूट चुकी है और उसको अब मेरे हिसाब से 2029 के लिए अपना वॉरियर भी तैयार करना चाहिए और अपना वार रूम भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और तमाम ऐसी नीतियां और ऐसी रणनीति के ऊपर काम करना चाहिए कि ताकि 2029 तक कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक रूप से कुछ प्राणवायु मिल सके और वो पुनर्जीवित हो सके और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए दिखे। तो मेरा तो यही मानना है कि विपक्ष को मैं तो ये एक बहुत अच्छी सलाह देना चाह रहा था। अरविंद जयतिलक फाइनल कमेंट। जी प्रीति जी, देखिए वो कहावत है कि जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है। विपक्ष के साथ कुछ ऐसा ही स्थिति है। वह लाख सैद्धांतिक विरोध के बावजूद भी चूंकि सत्ता पक्ष के खिलाफ उसको लड़ना है, लड़ेगा, भले ही वह जो है मुंह की खानी पड़ी। मौजूदा जो हालात उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की बढ़त है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो है घुटने के बल साफ दिख रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ और अपनी अपनी बातों को आपने साझा किया। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल अब नए समय।